नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर विशाल रामपुरी। मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक कॉस्मेटिक एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। मैं फाउंडर डायरेक्टर हूँ सियाशा सेंटर फॉर एडवांस कॉस्मेटिक सर्जरी का, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारा सेंटर, जैसे कि मैं पहले भी अपने वीडियोस में बोल चुका हूँ, इसमें सभी टाइप की फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं, सर्जरी की भी और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स की भी। एक और बहुत कॉमन कंडीशन है जिसमें एक ही सेंटर में अगर दोनों फैसिलिटी उपलब्ध हों तो ये पेशेंट के लिए बहुत ही सुविधाजनक होता है। और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, कुछ ऐसे कंडीशन हैं जहाँ आपको उसी सेंटर को विज़िट करना चाहिए जहाँ दोनों फैसिलिटी उपलब्ध है, और वो है हेयर फॉल के साथ गंजापन, बॉल्डनेस। ये बहुत कॉमन समस्या है, और इस बॉल्डनेस को या गंजेपन में दोनों ही आते हैं, मेल भी आते हैं, फीमेल्स भी आते हैं। तो अब हमको इसमें क्या होता है, जब भी क्लाइंट आता है, काफ़ी क्वेरीज आती हैं गंजेपन के इलाज के लिए, तो हमारे पास दोनों ही तरीके उपलब्ध हैं। नॉन सर्जिकल में हम PRP करते हैं, GFC करते हैं, एक्सोसोम्स करते हैं, प्लांट बेस्ड, एनिमल बेस्ड, दोनों टाइप के एक्सोसोम्स करते हैं। साथ में हमारे पास LED लाइट की भी फैसिलिटी उपलब्ध है। तो सारे एडवांस ट्रीटमेंट हम नॉन सर्जिकल प्रोवाइड करते हैं। साथ में जो भी लेटेस्ट मेडिसिन्स और सीरम्स हैं, हेयर स्प्रेज हैं, वो भी उपलब्ध हैं हमारे सेंटर पे। अब इसमें दूसरा पार्ट आ गया है जो कि बहुत कॉमन, मुझे लगता है एक बिजनेस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बन गई है अक्रॉस इंडिया। वो है हेयर ट्रांसप्लांट। हर कहीं हो रहा है, हर कोई कर रहा है। उसके बहुत सारे बैड रिजल्ट्स भी आते हैं। कई बार पेशेंट्स को जान भी गंवानी पड़ती है। आप लोगों ने न्यूज़ चैनल्स में, न्यूज़ रिपोर्ट्स में देखा होगा। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो इल इक्विप्ड सेंटर में सर्जरीज हो रही हैं, इल ट्रेंड डॉक्टर्स उनको ट्रीट कर रहे हैं, और उनकी जो प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है, बिल्कुल ही गड़बड़ है। इस कारण से बैड रिजल्ट्स, इन्फेक्शन, अब स्कैल्प लॉस, बड़े बड़े घाव बन जाना, और किसी हद में पेशेंट अपनी जान भी गंवा रहा है। ये भी बहुत कॉमन देखने मिल रहा है आज के ज़माने में। तो अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या नेशनल मेडिकल काउंसिल की गाइडलाइन को देखें तो हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर में सारी जीवन रक्षक दवाइयाँ और इक्विपमेंट उपलब्ध होना चाहिए सबसे पहले। तो ये हमारे सेंटर में सारा उपलब्ध है। दूसरा, डॉक्टर शुड बी वेरी एक्सपीरियंस्ड इन मैनेजिंग पेशेंट। उसकी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, वो सब में डॉक्टर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं काफ़ी समय से हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कर रहा हूँ, काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं। आप अगर मेरा यूट्यूब चैनल देखेंगे तो आपको उसमें काफ़ी सारे रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे, टेस्टिमोनी मिल जाएंगे। अब हेयर ट्रांसप्लांट का, क्योंकि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा इसको सोशल मीडिया के कारण या उस पर काफ़ी सारे लोग इसको कर रहे हैं, तो ये इसके बाद काफ़ी सारे सेंटर्स उपलब्ध हैं जिस पे नंबर्स ईजिली लोगों को मिल जाते हैं थ्रू वेरियस सोर्सेज। तो यूजुअली जब भी मेरे पास इंक्वायरी जनरेट होती है, मैं सबसे पहले हर किसी को सजेस्ट करूँगा, काइंडली विजिट द डॉक्टर, काइंडली विजिट देयर सेंटर। उनको सेंटर को देखें, डॉक्टर से बात करें, उनके रिजल्ट्स देखें, उनके एक्सपीरियंस को जज करें। टेक मल्टीपल कंसल्टेशन। ज़रूरी नहीं कि किसी एक डॉक्टर के पास जाएं जिसका नाम हो शहर में, उसी से कराएं। आप 2 जगह जाइए, 4 जगह जाइए, लेकिन आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होइए, क्योंकि आपकी लाइफ और डेथ का सवाल भी बन सकता है। तो जब भी मेरे पास कोई क्वेरी आती है, आस्क द पेशेंट टू विजिट टू मी। जब पेशेंट आता है तो उसका एरिया ऑफ बॉल्डनेस को सबसे पहले देखा जाता है, उसकी हेयर थिकनेस, हेयर टेक्सचर, उसकी लाइफस्टाइल, एज, फैमिली हिस्ट्री, इस सब को असेस किया जाता है। क्या वो काम कर रहा है, क्या उसकी वर्किंग लाइफस्टाइल है, क्या उसके डाइटरी हैबिट्स हैं, और ये सब पे हम फोकस करते हैं। स्मोकर है, नॉन स्मोकर है, कोई और उसको गंभीर समस्या, कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। काफ़ी कभी बार हार्ट पेशेंट्स भी आते हैं मेरे पास हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। तो ये सब पहले उनसे बात की जाती है, असेस किया जाता है, इस पर थरो डिस्कशन होता है, बहुत डिटेल डिस्कशन होता है इन सब चीज़ों को लेके, क्योंकि ये सब चीज़ें रिजल्ट्स को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। इस वजह से इन सब पे बड़ा डिटेल डिस्कशन होता है। उसके बाद जो होता है ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, उसमें हम देखते हैं कि क्या कमी है, किस कारण से बॉल्डनेस है, उसको हम फ्यूचर में हम क्या कमी को पूरा कर सकते हैं ताकि जो हेयर ट्रांसप्लांट किया है वो रिजल्ट्स अच्छे हों। जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं, इन्वेस्टिगेशन सारे विद इन द नॉर्मल लिमिट्स होते हैं, रेंज में होते हैं,
तो हम एक डेट डिसाइड करते हैं और उस डेट पे हम पेशेंट को सुबह अर्ली मॉर्निंग बुलाते हैं, करीब 8-9 बजे के समय पेशेंट को बोलते हैं शावर लेके आएँ। इसमें आपको खाली पेट नहीं आना है, आप या तो ब्रेकफास्ट करके आ सकते हैं घर से, या ब्रेकफास्ट विल बी प्रोवाइडेड इन दी सेंटर में ही ब्रेकफास्ट की सुविधा उपलब्ध होती है। जब पेशेंट आता है उसके फ़ोटोग्राफ्स लिए जाते हैं, मार्किंग की जाती है, हेयर लाइन डिज़ाइन की जाती है अकॉर्डिंग टू पेशेंट चॉइस। उसको हम चॉइस देते हैं कि वो अपनी खुद से हेयर लाइन डिज़ाइन करे, उसको हम इन्वॉल्व करते हैं। एरिया मार्क किया जाता है, कहाँ कितने हेयर ग्राफ्ट लगेंगे उसका कैलकुलेशन किया जाता है, फिर डोनर एरिया को देखा जाता है, फिर हम हेयर ट्रिम करते हैं और हम पेशेंट को फिर हेयर ट्रांसप्लांट रूम में लेते हैं। अब हमारे पास हेयर ट्रांसप्लांट रूम इसी सेंटर में उपलब्ध है, सेम सेंटर में, और अलग है। नॉर्मल ट्रीटमेंट रूम से हेयर ट्रांसप्लांट रूम अलग है। उसका कारण ये है कि इसको हमको स्टरलाइज रखना पड़ता है, क्योंकि ये सर्जिकल प्रोसीजर है, इसमें इन्फेक्शन का हम 1% चांस भी नहीं ले सकते, क्योंकि कॉस्मेटिक सर्जरी है। तो हम स्टरलाइज्ड रूम रहता है, सब इक्विपमेंट थरोली स्टरलाइज्ड होते हैं, रिपीटेडली स्टरलाइज्ड होते हैं। जो भी हमारी टीम है, डॉक्टर्स हैं, पेशेंट है, सब स्टरलाइज्ड गाउन और स्टरलाइज्ड ड्रेस में रहते हैं, और किसी को भी उसमें एंट्री नहीं दी जाती है ड्यूरिंग होल प्रोसीजर। और एक उसमें एक सिस्टम बना हुआ है कि उसी एक सिस्टम से पेशेंट या जो भी टीम मेंबर है वो उसी रास्ते के थ्रू आता है और इसी रास्ते के थ्रू बाहर निकलता है, ताकि स्टेरिलिटी मेंटेन रहे। जो प्रोसीजर है टोटल लोकल एनेस्थीसिया में हो जाता है। लोकल एनेस्थीसिया बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी का, मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि इसी कारण से सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अगर आपने सही अमाउंट में पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंग, पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग लोकल एनेस्थीसिया इन्फिल्ट्रेट नहीं किया हो तो हम पूरा स्कैल्प ब्लॉक देते हैं, नर्व ब्लॉक्स देते हैं। हम सबसे पहले स्लिट्स बनाते हैं, उसके बाद हम डोनर एरिया से हेयर हार्वेस्ट करते हैं। हम सबसे ज़्यादा जो कॉमनली परफॉर्म करते हैं सर्जरी वो है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, जिसको FUE बोलते हैं। आम बोलचाल की भाषा में स्कारलेस हेयर ट्रांसप्लांट बोला जाता है। हालांकि हमारी एक्सपर्टीज़ FUT में भी है, बट हम ये पेशेंट को दोनों चॉइस दे देते हैं, वॉट एवर ही चूज़, क्योंकि आई एम अ सर्जन, मैं कंफर्टेबल हूँ FUT प्रोसीजर में भी। तो हम दोनों तरीके से पेशेंट को चॉइस देते हैं, उसको हम दोनों के फ़ायदे नुकसान समझा देते हैं पहले ही, उसके अकॉर्डिंग हम वो ट्रीटमेंट मेथड चूज़ करते हैं। हम जब हेयर हार्वेस्ट कर लेते हैं तो उसको स्पेशलाइज्ड होल्डिंग सोल्यूशन में रखा जाता है, एक टेम्परेचर में मेंटेन किया जाता है, और उसके बाद हम तुरंत पेशेंट को पोजीशन चेंज करते हैं और इम्प्लांट कर देते हैं, और ऐसे ही करीब 4-5 घंटे में पूरा प्रोसीजर हो जाता है। इसके बीच में अगर पेशेंट को वॉशरूम ब्रेक है तो वो भी दी जाती है, लंच भी होता है। आफ्टर द प्रोसीजर हम लंच पेशेंट को साथ में होता है, करते हैं, पेशेंट को लंच किया जाता है। जो हमारा हेयर ट्रांसप्लांट रूम है वो इक्विप्ड है एंटरटेनमेंट सिस्टम के साथ में, तो पेशेंट जो लाइन डाउन पोजीशन में है तो उसके हिसाब से या तो वो म्यूज़िक सुन रहा होता है या कोई वेब सीरीज़ देख रहा होता है, ही इज़ ओनली टोटली कंफर्टेबल। हम पेशेंट को पहले ही बता देते हैं कि आपको टी शर्ट नहीं शर्ट पहन के आना है, क्योंकि आप टी शर्ट हेड से डाल नहीं पाएंगे 3 दिन के लिए। जो भी डोनर एरिया है वहाँ पे एक छोटी सी ड्रेसिंग की जाती है, एरिया को क्लीन किया जाता है, सबको ड्रेस किया जाते हैं, फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं अगेन, एंड यस आप तुरंत घर जा सकते हैं। वी रिकमेंड कोई आप साथ में आएँ जिसके साथ आप घर जा सकें, क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया का इफेक्ट रहता है। 3 दिन बाद बुलाते हैं, ड्रेसिंग खोलते हैं, एरिया चेक करते हैं, हेड वॉश देते हैं, और यू आर बैक टू नॉर्मल वर्क। 7 दिन बाद से आप नॉर्मल अपने बेसबॉल कैप पहन के सारे काम कर सकते हैं। वी डू नॉट रिकमेंड कोई भी बेड रेस्ट, कोई भी रेस्ट आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। आप नेक्स्ट डे से सारे काम कर सकते हैं। आप रूटीन लाइफ अपनी आपको फॉलो करनी है। हम किसी को भी रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप यू टेक अ डे ऑफ फ्रॉम योर वर्क, या आप बेड रेस्ट पे लीजिए, आप कुछ भी नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि आपको डोनर एरिया को कैसे मेंटेन करना है, ट्रांसप्लांटेड एरिया को कैसे मेंटेन करना है। मेडिकेशंस दी जाती हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं, पेन किलर्स होते हैं, सूजन की दवा होती हैं जो 5 से 7 दिन के लिए होती हैं। कुछ मेडिकेशंस लंबे चलते हैं जो कि हेयर रीग्रो करने में मदद करते हैं। पेशेंट्स को प्रॉपर फॉलोअप इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। यूजुअली जो हमारा पहला फॉलोअप वो 3rd डे पे होता है, देन हम 7 डे
2 वीक्स ना मंथ पे फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, एंड रेगुलरली फिर मंथली इंटरवल पे वी सजेस्ट कि पेशेंट हमारे पास आता जाए ताकि हम इसके रिजल्ट्स को मॉनिटर कर सकें, उसके रिजल्ट्स को डॉक्यूमेंट कर सकें। डॉक्यूमेंटेशन हम बहुत स्ट्रिक्टली स्ट्रिंजेंटली करते हैं ताकि हमें पता हो कि हमने क्या कमिट किया था और उसको हम कमिट को फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं, कमिटमेंट हमने जो दिया रिजल्ट का कमिटमेंट किया उसको हम दे रहे हैं कि नहीं दिए। तो हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन रखते हैं। अब इसमें जो हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि आप जैसे ही 3 वीक से 1 मंथ हो तो आप GFCs या एक्सोसोम ट्रीटमेंट लें ताकि वो नरिश करता है अपने हेयर ग्राफ्टेड हेयर को रीग्रो करने में। 3 to 6 मंथ्स में हेयर रीग्रो चालू हो जाती है और फाइनल रिजल्ट्स 8 months to 1 year में दिखने लगते हैं, जहाँ आप हेयर स्टाइलिंग के स्टेज में आ जाते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सेंटर में सारी फैसिलिटी उपलब्ध होनी चाहिए, डॉक्टर का और टीम का एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, और सेंटर में क्या सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, सर्जिकल नॉन सर्जिकल। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट चाहिए जो कि आपने कहीं पढ़ा है, सुना है, गूगल पर सर्च किया है, आप वो चाहते हैं कि क्या वो अवेलेबल है कि नहीं, वो ट्रीटमेंट उस सेंटर में, पर्टिकुलर सेंटर में, ये आपको ज़रूर देखना है। और मैं हमेशा से ये रिकमेंड करूँगा कि हेयर ट्रांसप्लांट को प्लीज़ और प्लीज़ पैसों के सस्ते के चक्कर में आप कहीं भी ना करवाएं, क्योंकि वो जो कम पैसा आप बचा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको आगे जाके उससे डबल ट्रिपल अमाउंट में पैसा जो है वेस्ट करना पड़ जाता है, खर्च करना पड़ जाता है। उससे ज़्यादा है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो बहुत बेकार हो जाता है, आपका जो डोनर एरिया है, ट्रांसप्लांटेड एरिया, वो ख़राब हो सकता है। तो ऐसे ही और अवेयरनेस वीडियोस और जानकारी के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें। आपके मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आपको पर्सनल मुझसे बात करनी है तो ये दिए गए नंबर पे यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक चैनल। Thank you so much.